जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और बेटा हम लोग आज लेके आ गए हैं केमिस्ट्री का डिस्कशन पेपर नंबर 68 का। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस करूंगा। हमारे एसपी सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखो बेटा, ये दो फिगर बने हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कन्फर्मर्स के फिगर हैं, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। जब हम लोग कन्फर्मर बनाते हैं तो जैसे अगर हमारे पास हम लोग ब्यूटेन का कन्फर्मर लेते तो एक CH3 फ्रंट कार्बन से जुड़ा होता है, एक CH3 बैक कार्बन से, जैसे इसमें जुड़ा हुआ। अब अगर ये CH3 यहाँ पर होता तो हम लोग कह देते स्टेगर्ड है, और कंप्लीट एंटी स्टेगर्ड है, और अगर इसके पीछे होता तो कहते इक्लिप्स्ड है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि इसमें दोनों CH3 आगे जुड़े, यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इसको स्ट्रक्चर को, तो कन्वर्ट करने पर ये हमको इस तरीके से मिल जाएगा CH3 CH3 CH, और जो पीछे वाला कार्बन है उस पे 3 H जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन CH3, यानी ये मुझे मिल जाएगा आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन मिल रहा है मुझे। और ये वाला अगर आप देखोगे तो इसमें ये CH3 फ्रंट कार्बन पे, फिर इसके बाद ये CH3 C से जुड़ा हुआ है CH2, और ये इसके पीछे जो रियर CH2 है वो CH2, और उस रियर कार्बन पे एक CH3 और जुड़ा है पीछे की तरफ, यानी ये बन गया मेरा नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉट आइसोमर सही नहीं है, कंफर्मेशन नहीं सही है। कंफर्मेशन में तो तब होता कंफर्मेशनल आइसोमर्स जब दोनों CH3 आगे, दोनों CH3 पीछे होते, एक के पीछे एक, और आमने सामने या अपोजिट, तो कन्फर्मर। सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता सिंगल बॉन्ड में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि चेन आइसोमर्स, ये यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 46 का मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द स्पीसीज विच इज कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो इसके लिए ट्रिक आप लोग ने सीखी है कि कलर्ड मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा D सब शेल में, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी DD ट्रांसफर होगा। अगर D 0 है या D10 है तो DD ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 मीन्स इसमें 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यानी कि यहाँ पर 3D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ भी 3D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है क्रोमियम की। ये डाइक्रोमेट आयन है, ये क्रोमेट आयन है, ये मैग्नेट आयन है, ये परमैग्नेट आयन है। और ये यहाँ पर सर हमारे पास आ जाएगा फिर से 3D0। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसी में है, तो इसी में DD ट्रांसफर होगा। जहां तक कलर्ड की बात है तो कलर्ड ये सब है। ये हमारा आपका जो मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन है, ये ग्रीन है, और ये हमारा पर मैग्नेट आयन है, पर्पल है। ये हमारा K2Cr2O K2CrO4 है, येलो है, और ये हमारा ऑरेंज है, और ये पैरा है, ये डाया है, ये डाया है, ये डाया है। ये डाया है तो भी कलर्ड है क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म लग रही है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम लग रहा है। और ये कलर्ड क्यों है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक है, इसमें डी डी ट्रांसफर होगा, डी टू डी ट्रांसफर या डी टू डी ट्रांजिशन। और ये चार्ज ट्रांसफर, यहाँ लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, यानी कि LMCT लग रहा है, लीगेंड टू मेटल, लीगेंड टू मेटल, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। इस तरह से 47 का मेरा सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 एक आईपैक नेम है। यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर 3 क्लोरो ग्रुप लगे हैं,
और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे 2 ब्रोमो ग्रुप लगे हैं। अगर हम लोग यहाँ इसको नंबर 1 मानते हैं तो जो हमारा लोकेंट सेट आएगा वो आएगा 1 1 1 और 3 3। और अगर इसको नंबर 1 मानते हैं तो हमारे पास आएगा 1 1 और 3 3 3। तो देखो ये 1 1 से कैंसिल हो गया, ये 1 1 से कैंसिल हो गया, इधर 3 इधर 1। तो लोएस्ट लोकेंट सेट कौन सा बन रहा है? नीचे वाला। इसलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानना चाहिए। अब हमारे पास लेकिन जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो ब्रोमो का बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखना होगा। तो 3 3 डाई ब्रोमो, तो 3 3 डाई ब्रोमो केवल सेकेंड में। ये 1 1 ट्राई क्लोरो का पहले क्लोरो लिख दिया, ये गलत हो गया। इसमें डाई ब्रोमो लिखा लेकिन फर्स्ट ले लिया, लोएस्ट लोकेंट सेट को नहीं फॉलो करेगा, गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सॉरी 2 सही हो जाएगा। डी डी 3 3 डाई ब्रोमो, उसके बाद 1 1 1 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। तो सेकंड ऑप्शन 48 का सही किया। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास कुछ पेपर्स में ये एरो नहीं आज प्रिंट हुआ, मिस प्रिंट हो गया, तो एडिशनल हम लोग ने करेक्शन कराया, करेक्शन शीट दी। लेकिन अगर किसी का नहीं हो पाया तो ये समझ ले कैसे हुआ है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो बच्चा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है, 0 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एन की -3 है, एक का भी अगर चेंज हो गया तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे H का +1 है, यहाँ पे H का +1 है, चेंज नहीं हुआ। -1 यहाँ भी -1 चेंज नहीं हुआ। +1 यहाँ Na का +1, O का -2, O का -2, H का +1 कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ, तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मुझे आंसर सेकंड करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। फिर भी मैं आगे देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई और ऑप्शन निकल आए। तो अभी यहाँ H2O की ऑक्सीडेशन नंबर H की +1 है, यहाँ 0 है, दैट मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। और इसमें Cl2 की 0 है, यहाँ Cl की -1 है, फिर से ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर सेकंड को हम सही आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में जाएंगे 49 के बाद। तो 49 का हम लोग ने सेकंड कर लिया। 50 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी आप सब लोग जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बट ये ऑलवेज कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है और जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो सबसे छोटे वाला बॉन्ड लेंथ वाला होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी ज़्यादा से, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन ऑलवेज नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो ओ ओ में दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एस एस में दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओ ओ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एस एस भी सिंगल बॉन्ड है। ओ ओ की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऑर्डर में ओ ओ को ज्यादा होना चाहिए। बट ये गलत हो गया, क्योंकि ज्यादा किसकी होगी? एस एस की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जल्दी टूट जाएगा, छोटा बॉन्ड होने की वजह से। अब एफ एफ और सी एल में भी वही कॉन्सेप्ट हो गया। आपको लगेगा बॉन्ड लेंथ एफ एफ की छोटी है इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बट ये देखो दोनों एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगल बॉन्ड बना रहे हो दो एटम और दोनों एटम के बीच जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो जो सबसे छोटा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं होती। हाँ, जो सेकंड नंबर पे छोटा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर Cl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फिर से गड़बड़ हो गया। अब सी और SI में सी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके 3 बॉन्ड और बनेंगे, SI के भी 3 बॉन्ड और बनेंगे, नो लोन पेयर। तो अभी ऐसी स्थिति में कार्बन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं है, इफ नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स,
तो ये लगेगा। तो बॉन्ड लेंथ छोटी थी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, तो फोर्थ सही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन एन के बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल 3 बॉन्ड बनाए हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब तो जो सबसे छोटे से बड़े वाला होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी, यानी कि सेकंड जो छोटा होता उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट? तो आइडोफॉर्म टेस्ट बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। अच्छा सर, तो मुझे तो लग रहा है ये कीटोन होना चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट में CH3CO ग्रुप चाहिए होता है, लेकिन ये एल्डिहाइड है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे रहा है बट टॉलेंट टेस्ट भी दे रहा है। अब ये यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, ये टॉलेंट टेस्ट तो दे रहा है लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है। ये हमारा CH3CH2CHO, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है लेकिन टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट दे रहा, और मुझे टॉलेंट टेस्ट नहीं चाहिए। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा बट टॉलेंट टेस्ट दे रहा, तो वो कह रहा आइडोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं दे रहा, तो ये फ्लॉप हो गया। अब ये CH3CO ग्रुप है यहाँ पे, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। तो अब इस हिसाब से देखो तो डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट और गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? फोर्थ। तो सही ऑप्शन कौन सा हम लोग लेंगे? फोर्थ। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये बेंजल्डिहाइड है, ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा, तो जब टॉलेंस टेस्ट दे देगा और आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा, दोनों दे देगा, और ये कह रहा है कि टॉलेंट टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब ये क्रॉस का मतलब है ये दे रहा है, ऐसे लिख लेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और टॉलेंट टेस्ट भी दे रहा है, दोनों दे रहा है, जबकि हमारी शर्त ये कि आइडोफॉर्म तो दे लेकिन टॉलेंट ना दे। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड देता टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट नहीं देता। अब इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया, हालांकि ये एल्डिहाइड है तो टॉलेंट टेस्ट देगा, और ये यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, तो आंसर फोर्थ हो गया। अब 51 का देखो 52 का देखो, सॉरी 52 का, मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो स्टेप फर्स्ट होता है, आप ये देखेंगे, स्टेप फर्स्ट में आप देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर स्टेप सेकंड में हम लोग ये देखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज होना चाहिए और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर ये शर्त भी नहीं मिली, या भाई देखो ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इधर चले आओगे, या दोनों का नहीं कंप्लीट है तो भी इधर चले आओगे। दोनों जो भी स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, उनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में माइनस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस है, दोनों में प्लस है तो आगे बढ़ोगे, और दोनों में नहीं हो इसका उल्टा तो भी आगे बढ़ोगे। यानी अगर कोई दो स्ट्रक्चर है और कंपेयर कर रहे हो स्टेबिलिटी, और एक के पास ये सिचुएशन है और दूसरे के पास ये नहीं है, भले ये हो लेकिन पहले ऑक्टेट कंप्लीट देखोगे, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा लेस स्टेबल हो जाएगा। तुम्हें जो भी ढूंढना हो, मोर स्टेबल ढूंढना हो, लेस स्टेबल ढूंढना हो, इस स्टेप पे ढूंढ लोगे। अगर ये स्टेप से नहीं फैसला कर पा रहे हो तो सेकंड स्टेप पे जाओगे, और अगर सेकंड स्टेप से भी नहीं फैसला हो पा रहा तो स्टेप थर्ड पे जाओगे। और स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में प्लस और माइनस लेस डिस्टेंस पे होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी होती है, और प्लस और प्लस मोर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, यानी अपोजिट साइन है तो कम से कम दूरी पे हो और सेम साइन है तो
ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे हो तभी स्टेबिलिटी होती है, और इनका उल्टा अनस्टेबिलिटी होगी। यानी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, अनस्टेबिलिटी। हाई इलेक्ट्रॉनिटी पे प्लस आ जाए, लो पे माइनस आ जाए, अनस्टेबिलिटी। प्लस माइनस की डिस्टेंस ज़्यादा हो, अनस्टेबिलिटी। प्लस प्लस की डिस्टेंस कम हो, अनस्टेबिलिटी। इनका उल्टा अनस्टेबिलिटी। अब चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो पहले ही स्ट्रक्चर में हमें दिख गया कि ये C+ है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये अनस्टेबल हो गया। अब बाकी सबको देख लेते हैं। यहाँ पे O+ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो गया। इसमें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई चार्ज भी नहीं है, और कहते हैं कि भाई न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो चार्ज स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर में ऑक्टेट मोस्टली कंप्लीट होता है, और चार्ज स्ट्रक्चर में हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट ना हुआ हो, और ऑल आर इक्वल स्टेबल हो नहीं सकता। तो मोस्ट अनस्टेबल कौन है, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब अगर इसमें और इसमें कंपेयर करने को कहता, तो इसमें हाई इलेक्ट्रॉनिटी वो पे प्लस है और इसमें न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे जो स्टेबल है वो थर्ड है, उससे कम सेकंड है, उससे कम फर्स्ट है। हमें चाहिए मोस्ट अनस्टेबल, इसलिए हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोस्ट अनस्टेबल होगा। 52 का फर्स्ट किया। 53 पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक डीहाइड्रोहेलोजनेशन की रिएक्शन है, और डीहाइड्रोहेलोजनेशन में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पर एल्कोहलिक KOH आप यूज़ कर रहे हो, आप सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ कर रहे हो, और या सोडियम एल्कोक्साइड में एल्कोक्साइड का बल्कीनेस कम होना चाहिए, और या फिर आप NaNH2 यूज़ कर रहे हो, इन सबके यूज़ करने पे सेटजेप रूल लगता है, और H उस कार्बन से जाता है, उस बीटा कार्बन से जाता है जिसके पास कम से कम H होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक होता या NaNH2 होता, तो फिर मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनता, और इसे कहते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। लेकिन ये पोटेशियम टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड बल्की ग्रुप होता, बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ हाफमैन प्रोडक्ट पे बनने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा, और ये यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी कि इसमें ब्यूट 1 बनने की संभावना होगी मेजर प्रोडक्ट में। तो कौन सा मेजर होगा, हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। तो सर मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 53 हो गया, 54। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये सब बच्चों को पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में LiOH4 एम्फोटेरिक होता, LiOH बेसिक होता है, ये नहीं हो सकता। BOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक होता, MgOH होल ट्वाइस बेसिक होता, तो ये भी नहीं हो सकता। BOH होल थ्राइस यानी H3BO3 एसिडिक होता, BOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक होता, और ये भी नहीं हो सकता। BeOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक होता है, ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक होता है, इसलिए आंसर यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कंपेयर करना है, तो देखिए ये यहाँ पर हमारा ऑर्थोमेथिल बेंजोइक एसिड है। अगर ये केवल बेंजोइक एसिड होता तो भी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता, बट ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो ये सही है। लेकिन हमारे को करेक्ट चॉइस यहाँ पे करनी है। फिर सेकंड नंबर पे है CHCl3 CHF3। तो CHF3 बेटा जब H+ देगा तो ये बदल जाएगा CF3- में, CF3- में। अब ये CF3- का जो हमारा F है वो -I इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबलाइज करेगा,
और ज्यादातर बच्चों को ये लगेगा CCl3 में Cl का माइनस आई कम है और F का ज्यादा है, तो CHF3 को मोर एसिडिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस हो जाता है, और स्पेशल केस क्या हो जाता है कि जब ये CH3 टूटता है H प्लस और C प्लस Cl, तो ये जो हमारे पास ये सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये क्या होता है, ये माइनस Cl की वैकेंट डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर लेता है, और जिससे कि माइनस शेयर हो जाता है Cl की तरफ। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, तुम्हें पता ही है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में CCl3 एनायन मोर स्टेबल होता है, CF3 एनायन की तुलना में CCl3 एनायन मोर स्टेबल होता है। आप कहोगे सर F में क्यों नहीं ये माइनस जाता, क्योंकि बेटा F के पास वैकेंट डी होता नहीं है और Cl के पास वैकेंट डी होता है, इसलिए CHCl3 मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू CHF3। तो ये तो सेकंड गलत दिया हुआ। यहाँ पर देखें, ये हमारा रेजोनेंस की वजह से इसका एनायन स्टेबलाइज है और इसका रेजोनेंस की वजह से एनायन स्टेबलाइज नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी रेजोनेंस है, यहाँ पे क्वालिटी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ क्वांटिटी रेजोनेंस है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखो तो ये जो रिंग है ये प्लस आई डाल रही है, और ये जो बेंजीन रिंग है ये माइनस आई डाल रही है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा, तो ये भी नहीं किया जाएगा। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में माइनस आर की वजह से या माइनस एम की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करती, केवल माइनस आई थोड़ा सा लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी सही हो गया। इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ ये दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए हमने आंसर फर्स्ट कर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी बात सही है, NH3PH3SH3। आप जानते हो NH से ज्यादा PH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, PH से ज्यादा ASH बॉन्ड लेंथ की ज्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ASH3 का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, H जल्दी रिलीज होगा, जल्दी H रिलीज होगा तो ASH3 जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, ये स्टेटमेंट सही है। एल आई से कम आई, आई से कम बी आर, रेडियस का ये भी सही है, क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कई बार तैयार कराया गया है कि वैसे तो शेल नंबर अगर ज्यादा हो तो साइज बड़ा होता है, जैसे लिथियम के पास 2 शेल हैं, आयोडीन के पास 5 शेल हैं, तो आयोडीन को बड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 5 है, तो 5 शेल है आयोडीन के पास, तो आयोडीन को लिथियम से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोग वैल्यू वाइज देखो तो लिथियम 2 शेल रखने के बाद भी बड़ा है आयोडीन से, इवन एस्टेटीन से भी बड़ा है, और पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी में टेबल भी दी हुई है वैल्यू वाइज, और आप लोग को कराया भी हम लोगों ने। तो लिथियम का साइज एक्सेप्शनली आयोडीन से बड़ा है, और आयोडीन के पास 5 शेल हैं, बी आर के पास 4 शेल हैं, तो ये भी सही हो गया। कई बार बच्चे यहाँ पे सोचते हैं आयोडीन के पास 5 शेल है तो वो बड़ा है, उसके बाद बी आर के पास 4 शेल है तो सेकेंड नंबर वो आएगा, और लिथियम थर्ड नंबर पे आएगा, बट ये मिस्टेक हो जाएगी आपसे। बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा लिथियम, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। देखो लिथियम में तो जब प्लस करोगे तो 1s2 2s1 में 2s1 खाली हो गया तो 1s2 बचा, कि शेल सबसे कम बची, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी सेकेंड सबसे ज्यादा। उसके बाद जहां तक बात है बोरोन की, तो बोरोन 2s2 2p1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2s2 फुल फील्ड की स्टेबिलिटी है। बेरिलियम और कार्बन के पास स्टेबिलिटी तो नहीं है, इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 6 प्रोटॉन है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन को यहाँ होना चाहिए, सल्फर को यहाँ होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा Cl की, उससे कम F की, उससे कम S की, उससे कम O की, इस तरह से सही 3 हो गए, A B C सही हो गया, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया, तो 56 का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, वो लेस वोलाटाइल होता है। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, इस वजह से वो लेस बॉइलिंग पॉइंट रखता है और इस वजह से वो मोर वोलाटाइल होता है। ये सही है। H2 और OF2 में डायपोल मोमेंट वाटर का ज़्यादा है। क्यों? ये OH है, ये OF2 है। अब इसमें ये भाई पार्शियल माइनस हो जाएगा, ये पार्शियल प्लस हो जाएगा, तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और लोन पेयर के वेक्टर भी इन्हीं के पैरेलल सब जुड़ जाएंगे, लोन पेयर के वेक्टर इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पार्शियल माइनस है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, और लोन पेयर के वेक्टर अपोजिट। तो क्योंकि लोन पेयर के वेक्टर अपोजिट जा रहे हैं तो OF2 का डायपोल मोमेंट कम होगा और वाटर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ये बात भी सही है। Mn और जिंक में Mn की रेडियस बड़ी होती है, क्योंकि आपको पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर पहले रेडियस घटती है और मैग्नीज तक घटती है, और बाद में हमारा जिंक में भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन मैग्नीज का थोड़ा ज्यादा होता है जिंक से, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखो पाई स्टार है तो 2 नोडल प्लेन है, और पाई 2py है तो 1 नोडल प्लेन है, और सिग्मा 2pz है तो 0 नोडल प्लेन है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन डिक्रीज हो रहे हैं, ये बात भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Mn और Zn की रेडियाई का जो ऑर्डर है वो नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। यहाँ पे आप NCERT की टेबल देख के वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 की। हालांकि कुछ जगह पे ये पेपर में हमारा पाई और सिग्मा प्रिंट नहीं हो पाया, तो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन करेक्शन उम्मीद है हो गया होगा, प्रिंटिंग एरर थी। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम ऑब्लिक आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D4 कॉन्फ़िगरेशन इफ डेल्टा। अच्छा ठीक है भाई, देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग होने के बाद हमारे पास D4 हमें भरना है, तो 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो पेयरिंग एनर्जी की नीड होगी, और अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो डेल्टा O की नीड होगी। अगर डेल्टा O ज्यादा पेयरिंग कम तो पेयरिंग कराओगे जो कम में काम बन जाए, और पेयरिंग ज्यादा डेल्टा O कम तो फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन ले जाओगे, यानी अनपेयरिंग रखोगे। तो ये वाली जो ऑर्बिटल होती हैं इनको हम लोग T2G कहते हैं, और इसको हम लोग EG कहते हैं। तो T2G में हमारे पास 3 होंगे और EG में 1 होंगे, इसलिए 58 का हम लोग थर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं 59 पे। Which one of the following is an inner orbital complex? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब CrNH3 C63 प्लस में D3 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, 3D3, क्योंकि यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आ रहा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज D2sp3 होगा, तो D3 तक D2sp3 होता है। और वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायामैग्नेटिक। अच्छा ये इनर ऑर्बिटल तो है, D2sp3 इनर है, लेकिन इसके पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है D3 में। अब ये CONH3 होल 6 3+, तो इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3D6 होगा और 4S0 होगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर अप करा देगा, और ये यहाँ पर भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, क्योंकि ये पेयर अप करा देगा तो 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 बच जाएंगे इनर वाली। और ये इनर तो है ही है और डायामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं। मुझे तो लगता है सेकंड ऑप्शन ही 59 का सही हो जाना चाहिए।
लेकिन आगे भी देख लेते हैं। NiNH3 होल 6 2 प्लस, तो आयरन कोबाल्ट निकिल, और निकिल में +2 आ गया यानी 3D8 आ गया। 3D8 अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वीक हो लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो, sp3d2 होगा। तो ये तो आउटर हो गया, तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। और ZnNH3 में 3D10 होगा, फिर से sp3d2 होगा, फिर से आउटर होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। सो सेकेंड आंसर सही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फाइब्रस प्रोटीन, तो ये तो याद करने वाला, केरेटीन, केरेटिन फाइब्रस होता है, इंसुलिन ग्लोबर होता है, मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एच न्यू लगा है, तो ये तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो ही गई। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन FRSR, और ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, और ये आपने पढ़ा एनसीईआरटी में भी, 3 स्टेप है इसमें, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप है। अच्छा, ये एलाइलिक सब्सटीट्यूशन है, या इसको हम लोग अल्फा सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं, और ये NBSN ब्रोमो सक्सीनिमाइड से, तो ये भी बच्चा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और नाइट्रेशन हाई टेम्परेचर वैसे भी आ गया, तो ये भी हो गया फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल, यानी सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। H3O प्लस मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है, इसने 2 H के साथ बॉन्ड बना रखा था वाटर में, एक यहाँ पर हम लोग लेके आ गए हैं H, और तो ये जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो इस O पे ले आएंगे प्लस चार्ज, O पे प्लस मतलब नाइट्रोजन लाइक बिहेव करेगा, और इस पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये हो जाएगा पिरामिडल शेप और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो H3PO4 में पिरामिडल शेप और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। पिरामिडल 2 लोन पेयर गलत, टेट्राहेड्रल है नहीं, क्योंकि शेप मांगी गई है, शेप। अगर मान लो ज्योमेट्री मांगी होती तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो सकता था हमको। अब 62 के बाद हम लोग आ जाएंगे 63 पे। एक कन्वर्जन है, बेंजीन रिंग लिया C6H5, और इसकी हम लोग ने कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराई। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 भी कंसंट्रेट, तो मुझे मिल जाएगा C6H5NO2, नाइट्रेशन हो गया, C6H5NO2 X है हमारा, और मुझे इसको SnHCl की प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट कराया। तो जब SnHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन बन गया। अब ये एनिलीन कौन है हमारा, ये Y है, ये Y बन गया। अब फिर हम लोग ने इसमें एक रिएक्शन कराई, और इस रिएक्शन में हम लोग ने डाईएचोटाइजेशन कराया NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये मुझे मिल जाएगा C6H5N2 प्लस Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड Z है। और अब इसकी वाटर की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया हमने, तो वाटर की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया तो फिर ये यहाँ पे N2 निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और वाटर का OH आके C6H5 पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा फिनॉल, ये A है फिनॉल। तो फिनॉल फोर्थ ऑप्शन में बना, तो ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 64 देखिए,
सेलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट के लोएस्ट पीके। हाईएस्ट के किसका होगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हाई के यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए या लोएस्ट पीके। अब ये एस्टिक एसिड है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा, ये भी एस्टिक एसिड है प्लस डाई क्लोरो एस्टिक एसिड है, इसमें माइनस आई दो लग रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आई का माइनस आई लग रहा है बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर से वही बात हो गई, बल्कि इस आई की जगह पे ये CH3 अपना प्लस आई लगा रहे होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, और सेम इसमें भी Cl दूर है। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे कम हो जाना चाहिए, ये बहुत लीस्ट डालेगा, ये तो लगभग तीनों का लगभग बराबर आ जाएगा। सबसे ज्यादा मुझे चाहिए तो सेकंड ले लेते, सेकंड। तो 64 का हम लोग ने सेकंड ऑप्शन सही कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 65 पे। बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड। कई बार आप देख चुके हैं, एल्कोहल से एल्किल अगर क्लोराइड बनाना है तो डार्जन रिएक्शन यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन सबसे बेस्ट होता है। तो ROH का SOCl2 के साथ रिएक्शन फर्स्ट दिया गया है, क्योंकि ये SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो दोनों गैस उड़ जाएंगी और हमारा कंटेनर में प्योर RCl मिल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड हमारा, बाकी सब भी यूज कर सकते हैं बट बेस्ट पूछा गया तो फर्स्ट लेंगे। Which of the following amines is not formed by Gabriel Thalamide synthesis? तो Gabriel Thalamide synthesis से हम लोग एरोमेटिक नहीं बना पाएंगे एमीन्स और सेकेंडरी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरोमेटिक अमीन बन रहा है, ये मुश्किल है, और ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी मुश्किल है। ये प्राइमरी अमीन है बट इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आने की वजह से ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो अमीन हम लोग को बनाना है बेसिकली, उसमें हमें एक ऐसा एल्किल हैलाइड लाना होता है जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो अगर हमको एरोमेटिक अमीन बनाना है तो हम लोग को ये लाना पड़ेगा, और ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिससे इजीली नहीं टूटता। तो ना तो हमारा क्लोरोबेंजीन की सहायता से हम लोग ये बना पाएंगे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में, और ना ही हम लोग बना पाएंगे ये हमारा वेनिल, अगर एमीन हमने वेनिल क्लोराइड अगर यहाँ पर हमने लिया तो भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ना ये बन पाएगा ना ये सेकेंडरी, तो हमारा ये फोर्थ, इन सभी को हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। द मेजर प्रोडक्ट, ये कई बार आपने क्वेश्चन किया, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर ये COONH4 बन जाएगा। ये हमारा थैलिक एसिड है और ये अमोनियम थैलेट बन जाएगा। और अब हम लोग इसको ज्यादा हीट कर देंगे अगर, तो ज्यादा हीट करने पर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का एक निकल जाएगा NH3 और एक मिल जाएगा H2O। H2O चाहे तो पहले H2O निकाल दें एक स्टेप में, फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो जब हम लोग ने H2O निकाल दिया तो ये मिल गया, और अब इसको और हीट करोगे तो ये NH3 निकल जाएगा। ये, और ये हमारा थैलीमाइड है, ये हमारा थैलामाइड है, ये अमोनियम थैलेट है। थैलामाइड, ये थैलीमाइड क्योंकि इसमें NH आ गया, इमीन का ये डेरिवेटिव है, ये एमीन का डेरिवेटिव। तो कौन सा ऑप्शन है? अब इसमें ये केवल CONH2, ये CONH2 दोनों में या तो होना चाहिए था, इसमें COHNH2 NH2 नहीं आएगा, तो ये थैलीमाइड सेकेंड हमारा 67 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 68।
जिंक एंड स्कैंडियम डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है, जिंक और स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते, जिंक केवल +2 रखता है, स्कैंडियम +3 रखता है। सीरियम कैन एग्जिस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीरियम +3 तो देता ही देता है, साथ में +4 भी देता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो हम लोग इसमें 68 में फोर्थ के साथ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आगे के क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे आपको। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आज 1 मई है, बस 2 दिन बाद आपका पेपर है। तो आज जो बेटा आपका FST हुआ है उसका बेटा 46 से लेकर 68 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया। 69 to 90 तक बेटा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी आपकी छोटी मोटी क्वेरी की वैसे होगी नहीं, छोटी मोटी जो भी क्वेरी होगी बेटा हम दोनों लोग के डिस्कशन से आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखो ज्यादातर बेटा आइसोमर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आइसोमर का मतलब होता है बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको लगेगा ये वैसे ही कंफर्मेशनल टाइप का लग सकता है, लेकिन आप देखो यहाँ पर बेटा Br है, यहाँ पर Cl है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो ही नहीं सकता, ये कोई आइसोमेरिज्म बेटा शो नहीं करेगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेटा आपका गलत हो गया। यहां पर देखो बेटा ये रिंग है और ये बेटा ओपन चेन है, तो ये मेटामर हो ही नहीं सकता। मेटामर में क्या होता है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जैसे ये ईथर है, एक तरफ बेटा जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बेटा डिफरेंट होते हैं, तो ये बेटा आपका मेटामर्स होता है। इनमें बेटा क्या है? मेटामेरिज्म। पेंटेनोन 2 पेंटेनोन 3 बेटा मेटा पोजीशन भी होती है, मेटामेरिज्म होता है। प्रेफरेंस किसको दोगे? मेटामेरिज्म। अब देखो बेटा ये कीटोन है, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्डिहाइड और कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एल्कोहल एंड ईथर बेटा फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक। अब जरा देखिए साइनाइड आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन फंक्शनल आइसोमर। अब जरा पोजीशन आइसोमर देखिए, इसको नंबर 1 दिया, चूंकि डबल बॉन्ड इधर है तो बेटा इसको नंबर 2, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो ऑक्सीजन है 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब जरा इसको देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना बेटा। तो पक्की बात है, देखो यहां पर बाकी सब देखो, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन की पोजीशन बेटा डिफरेंट है। तो ये बेटा पोजीशन आइसोमर हो गया। 69 का 4। 70 देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है। जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन हो बेटा सबसे पहले गिवन इक्वेशन को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया करो। फिर बेटा डेल्टा एच क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 1/2। देखो इसके कितने मोल है? हाफ। एक मोल का कितना दिया बेटा? एक्स, तो ये 1/2x हो गया। फिर देखो 1/2 V2 के एक मोल का बेटा कितना दिया है? x/2। ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट में ए बी कितना? एक मोल, उसका कितना? x। एलसीएम ले लो बेटा, x/2 प्लस x/4 माइनस x। तो बेटा ये 4 एलसीएम हो गया, ये हो गया x प्लस 2x माइनस 4x, बेटा ये आ गया माइनस x/4। तो आपने बेटा निकाला माइनस x/4। क्वेश्चन में बेटा कितना दिया है? -50, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 200, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बेटा 200।
अगला देखिए, डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन। 3m का मतलब 3 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1000 ml सॉल्यूशन। हमको बेटा देखो क्या निकालना है, मोलैलिटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अनडाउटली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो 3 दिया हुआ है, इनटू 1000। आपको बेटा ये WB में मेहनत करनी है। तो देखो बेटा, WB निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो 1000 को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.25 से। तो ये बेटा 1250 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। इस 1250 ग्राम में बेटा NaCl कितना है, 3 इंटू 58.5। तीन पचे 15, 1 25, 15 2 17, ये आ गया बेटा। अब देखो ये बेटा सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो जरा सॉल्वेंट निकाल लो। 1250 में 175.5 घटा दो, ये बेटा 0.5 हो गया। फिर ये 9 में 5 गया, 4 हो गया। 4 में बेटा 4 में 14 में 7 गया, 7 हो गया। ये 1 में 1 0 हो गया, ये 1074। यहाँ बेटा 1074.5। अब जरा देखो बेटा, अगर ये अप्रॉक्स 1000 मान ले तो ये आंसर 3 होता। देखो ये 1000 से बड़ा है, तो आपका आंसर 3 से बेटा छोटा आएगा। तो 3 से थोड़ा छोटा ये 71 का थर्ड। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। देखो बेटा, आयरन 3d6 4s2, Fe डबल प्लस बेटा क्या हुआ, 3d6। अब जरा 3d6 को भरिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा आपका छठा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आप Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस बना रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हो। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वो कौन सा निकल रहा है, छठा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब यहां छठा इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 3d6 का छठे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर n बराबर 3, L बराबर 2। अब देखो ये छठा है यहाँ पर, इसकी -2 -1 0 +1 +2। तो देखो बेटा यहाँ छठा है, तो m बराबर कितना हुआ, -2। नीचे की ओर है तो बेटा s बराबर क्या होगा, -1। अगर ऑप्शन में बेटा बेटा -2 की बजाय +2 होता तो भी सही होता, क्योंकि प्लस -2 लेते हैं। तो n बराबर 3, L बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर -12। अगला देखिए, तीन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको मिक्स किया गया नॉर्मेलिटी। सिंपल बेटा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो बेटा N1 कितना है, 1/2, 10 हो गया। ठीक, N2 बेटा कितना है, 1/10, 50 हो गया। N3 बेटा कितना है, 1/5, 100 हो गया। टोटल वॉल्यूम जरा तीनों को जोड़ लो, 160 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, 25, यहाँ कितना बचा, 20,
ये हो गया n बराबर एन आर कितना हुआ 50/160 50/160 5/16। यहीं पर बेटा अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा पीएच बताओ। तो बेटा इसी को हम एसिडिक है तो किसके बराबर कर देते H प्लस निगेटिव लॉग पीएच। अगर यही 3 बेस होता तो इस नॉर्मेलिटी को किसके बराबर करते OH माइनस पहले क्या निकालते POH 14 से घटा के क्या निकाल लेते पीएच। फिर देखिए 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तीसरे का निकालना है बेटा। हमने इसके लिए शॉर्टकट आपको बता रखा है N1E1 प्लस N2E2 इक्वल टू N3E3। तो देखो बेटा यहाँ चेंज कितने का है 3 का, यहाँ चेंज कितने का है 2 का, यहाँ चेंज कितने का 1 का। तो जहां चेंज बेटा हाईएस्ट हो उसको बेटा 3 नंबर देना, उसके ईएमएफ को E3 कह देना। तो देखो N3 की वैल्यू बेटा 3, उसका ईएमएफ बेटा -0.36। 1 2 बेटा आप किसी को भी दे लो, चलो इसको हमने 1 दे दिया तो N1 बेटा 1, ईएमएफ बेटा इसका x मान लो। N2 इसको 2 नंबर दे दो N2, तो 2 इंटू -0.439। अब ये बेटा x निकालना है तो उधर चला जाएगा 3 इंटू -0.36। अब बेटा ये उधर जाएगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है, आंसर हो गया बेटा 4। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव। ये बेटा आपका एराइल हैलाइड है, सबको मालूम है हेलोजन पे 3 लोन पेयर है। और बेटा ये भी ध्यान रखना यही एक एग्जाम्पल है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन का -I मोर पावरफुल होता है मेजोमेरिक प्लस M से। तो देखो बेटा यहाँ लोन पेयर यहाँ आएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, इस बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है। तो देखो अब क्या कह रहा इन एराइड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अकर, सही है। एल्काइल एट CX बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज वाइल, बिल्कुल सही है बेटा। आपका जो एल्काइल हैलाइड होते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे देखो क्या है sp2। तो एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन बेटा जो लेस रिएक्टिव होगा मोर स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, ये भी सही है। इन एराइल एट CX बॉन्ड लेंथ देखो यहाँ बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बेटा रिड्यूस हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया ऑल। बेटा ये तो आंसर सबको रट गया होगा, और ना रटा हो तो रट लो। एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेटा 390 या 391 जो दिया, कैसे आया बेटा। एसिटिक एसिड कौन से 2 आयन है बेटा एसिटेट आयन और H+। तो जिन दो इलेक्ट्रोलाइट में आपके ये 2 आयन उनको जोड़ दो, तीसरे को घटा दो। तो एसिटेट बेटा चाहिए तो सोडियम एसिटेट वाला ले लो। H+ का सोर्स बेटा क्या है HCl। अब चूंकि हमें दोनों को जोड़ना है तो सिंबल बेटा प्लस आ गया। यहां पर देखो Na और Cl फालतू मिल रहे हैं तो NaCl वाली वैल्यू घटा दो। तो अब जरा तीनों वैल्यू रख लो। 426 HCl का नहीं, HCl का 426 है। सोडियम एसिटेट का बेटा 91, 426 और ये बेटा कितना है NaCl का 126।
तो देखो ये कितना हुआ, 391 हो गया। रट लीजिए, रट गया होगा। और यहीं पर देखो, अगर आपसे कहता 0.1 मोलर है, इसका मोलर कंडक्टेंस बेटा मान लो 50 है, कहता बताओ, यहीं पर अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता, अल्फा का, तो ये वाला फार्मूला लगा लेते, वो बेटा 50 यहां रख देते, यहां बेटा 391 रख देते। यही एक क्वेश्चन और क्या पूछ लेता, सी अल्फा स्क्वायर, तो सी की जगह बेटा क्या रखते, 0.1, और ये अल्फा लाके यहां रख देते। ये दो क्वेश्चन बेटा और बन जाते हैं। 77 मीथेन का कंबस्शन, ऐसे क्वेश्चन में बेटा बहुत आसान, केवल बैलेंस इक्वेशन लिख लो, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2। अब देखो बेटा, इन दोनों में आपका क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, 1 मोल मीथेन यानी बेटा 16 ग्राम मीथेन, इसको जलाओगे तो बेटा 1 मोल CO2 मिलेगा, यानी बेटा 44 ग्राम मिलेगा। तो बेटा 44 ग्राम कितने से मिल रहा, 1 मोल से, तो बेटा 22 ग्राम 44 का क्या है, आधा, तो एक का आधा बेटा कितना हुआ, 0.5 मोल। आंसर हो गया। 78 फाइंड द चेंज इन पीएच। देखो बेटा इसका शॉर्टकट सीख लो। देखो बेटा, आप क्या निकाला करो, V2/V1 या V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बोलो बेटा, V इनिशियल कितना है, 10, V फाइनल बेटा दोनों का सम यानी 90, 100/10 कितना आया, 10। तो याद रखो बेटा, अगर डाइल्यूशन 10 टाइम्स है तो पीएच चेंज, ये याद कर लो, 10 टाइम डाइल्यूशन 1 का चेंज, 100 आता तो बेटा 2 का चेंज, 1000 आता तो बेटा 3 का चेंज, 10,000 आता तो बेटा 4 का चेंज। और याद रखो, अगर एसिड में पानी मिला रहे हो तो पीएच बेटा क्या होगी, इंक्रीज, और अगर बेस में पानी मिला रहे हो तो पीएच बेटा क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन ध्यान रखना, पानी मिलाने पर सॉल्यूशन का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। कभी भी बेटा एसिड की पीएच 7 से ज्यादा नहीं होगी, 7 नहीं होगी, बेस की पीएच 7 या 7 से कम नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहां पर डाइल्यूशन 10 टाइम्स है तो चेंज कितने का आया, 1 यूनिट। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज कर रहे हो तो पीएच 1 यूनिट बढ़ेगी, और अगर इंक्रीज करोगे तो पीएच 1 यूनिट घटेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। अब यहीं पर अगर कहता फाइनल पीएच बताओ क्या होगी, यही क्वेश्चन होता है ना कि 90 ml मिलाने पर फाइनल पीएच, तो पहले बेटा इनिशियल पीएच निकालो, H प्लस 10⁻³ बेटा कितना हुआ, पीएच यहाँ कितनी हो गई, 3, तो फाइनल पीएच बेटा pH2 क्या होगा, 1 जोड़ दो। हालांकि आपसे केवल चेंज पूछा है तो चेंज के लिए थर्ड आंसर, लेकिन अगर ये कहता कि बेटा फाइनल पीएच बताओ, तो इनिशियल पीएच 3 है, चेंज 1 का, 3 + 1 = 4, तो 78 का बेटा थर्ड, याद कर लीजिए, 10 टाइम डाइल्यूशन 1 का चेंज, 100 2 का चेंज, 1000 3 का चेंज, 10,000 बेटा 4 का चेंज। क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ फेराडे। नंबर ऑफ फेराडे कैसे निकालोगे, I इंटू टी से बेटा क्या निकालोगे, चार्ज। ये चार्ज किस में आया बेटा, कूलाम में, और इसको बेटा 96500 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फेराडे हो गया। तो बेटा I कितना है, 1 एम्पियर, टाइम कितना है 2.5, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। ठीक, 72, ये हो गया 9000, डिवाइड बाई 96500, ये 2 0 2 0 कैंसिल, 90/965 हो गया। ठीक है,
इसको और डिवाइड करो तो ये 5 18 आ जाएगा, ऊपर 5 से डिवाइड करो, यहां पर बेटा कितना आएगा 193। 18/193 देख लो कौन सा है, सेकेंड। देखो बेटा केटायन का मोलर कंडक्टेंस दिया है, एनायन का मोलर कंडक्टेंस दिया है, कंपाउंड का पूछ रहा है, तो कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ केटायन इनटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन इनटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। तो देखो 1 इंटू 1 मोल कैल्शियम का कितना दिया है 119, बेटा 1 मोल क्लोराइड का कितना दिया है 76.3। तो बेटा इसको 2 3 जा 6, 2 छक्का 12, 1 12 हो गया, जोड़िए इसको 19 12 71, 271.6, 271.6। ठीक, अगर बेटा यही आपसे कहता नहीं हमको बेटा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ CaCl2 का, ठीक, तो बेटा तब क्या होता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, तब बेटा स्टाइकियोमेट्री हम लोग नहीं लेते। देखो कैल्शियम का मोलर दिया है, लेकिन आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट चार्ज कितना है 2, तो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर देते, 1/2 119। क्लोराइड पे चार्ज एक ही है तो मोलर और इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा सेम, तो ये बेटा कितना हो गया 59.5, ये बेटा 76.3, 5 3 8 9 6 15, 7 5 12 1 13, तब बेटा ये आंसर आता। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप उतने में नहीं जाते हो तो याद रखो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। n क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए n फैक्टर क्या होगा 2, तो यहां रखा 2, मोलर बेटा हम लोगों ने कितना निकाला था 271.6, इससे भी आपका ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। हालांकि आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन है वो केवल बेटा इतने में है। तो देखिए मोलर भी निकालना आना चाहिए, इक्विवेलेंट भी निकालना आना चाहिए। देखो बेटा ये कह रहा है एक सिस्टम ने 200 जूल हीट एब्जॉर्ब की बेटा, हीट टेकन बाय द सिस्टम है तो क्यू हो गया 200 जूल। अब देखो इसने क्या किया, हीट लेने के बाद वर्क किया कहां पर, अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रोसेस कैसा, आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में वर्क डन बेटा माइनस पी डेल्टा, एक्सपेंशन है 10 से 20, वर्क डन निगेटिव, फिजिक्स नहीं है केमिस्ट्री कर रहे हो बेटा, केमिस्ट्री में वर्क निगेटिव होता है। तो प्रेशर बेटा देखो 1 atm, वॉल्यूम चेंज बेटा 20 माइनस 10 लीटर हो गया बेटा, ये -10 atm लीटर हो गया, -10 इंटू 1 atm लीटर बेटा कितना होता है 101.3, तो ये बेटा कितना हो गया 1013। अब बेटा आपको डेल्टा ही निकालना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q प्लस W, Q बेटा कितना है +200 -1013, तो -813 आ गया। देख लो कौन सा आंसर है, Q बेटा +200, वर्क बेटा माइनस, और ये 81 का थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग, देखो बेटा ये आपकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, E बराबर hc/लैम्डा पढ़ा है ना, तो जहां एनर्जी कम वहां लैम्डा ज्यादा। तो देखो बेटा जहां पर n, ये जहां पर बेटा n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी
पक्की बात है वो न्यूक्लियस से वो सेल बहुत दूर है, उसकी एनर्जी सबसे कम। तो देखो यहाँ पर एन मैक्सिमम है, यहाँ पर देखो एन बेटा मिनिमम है, तो यहाँ पर बेटा एनर्जी क्या होगी मिनिमम, वेवलेंथ बेटा क्या होगी मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा λ4 हो गया। उसके बाद देखो एन और बेटा फिर उसके बाद देखो बी, एन बराबर 12, ठीक है ना। तो 12 बेटा यहाँ फिर इसकी एनर्जी बेटा सब, इसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बी की, तो ये बेटा λ2 होगी। फिर देखो 3 और 5 में बेटा सी है, तो ये λ3 हो गया। सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होगी फर्स्ट की, तो ये λ1 हो गया। λ4 λ2 λ3 λ1, λ4 λ2 λ3 λ1। तो ये बेटा शॉर्टकट याद रखो, जहां पर एन मैक्सिमम होगा वहां बेटा एनर्जी क्या होगी मिनिमम, वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम। फिर देखो बेटा ये सबको मालूम है Q बराबर KP बेटा क्या होता है इक्विलिब्रियम, Q लेस देन KC होता तो फॉरवर्ड, Q ग्रेटर देन KC होता बैकवर्ड। ये बेटा क्या लिखा हुआ है T डेल्टा S ग्रेटर देन डेल्टा H, ये कंडीशन किसकी होती है एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस। डेल्टा H पॉजिटिव अनफेवरेबल, स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव फैक्टर है, इंट्रोपी का घटना भी निगेटिव फैक्टर है, ठीक है ना। तो जब दोनों फैक्टर अनफेवरेबल होते हैं ऐसी रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो सी का बेटा फर्स्ट। तो याद रखो सुनिए, अगर बोला जाए एक रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो बेटा दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए फेवरेबल, डेल्टा एच फेवरेबल का मतलब एक्सो होना चाहिए, इंट्रोपी फेवरेबल का मतलब बढ़ना चाहिए। और यहां बेटा और दोनों फैक्टर अनफेवरेबल, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों फैक्टर बेटा अनफेवरेबल, यानी डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा क्या होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक। आपको बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू कितना चाहिए 0, अगर ये डेल्टा ई बेटा क्या हो जाए 0 तो क्यू प्लस डब्ल्यू 0, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी डेल्टा ई 0, डेल्टा ई कहाँ 0 होता है, आइदर बेटा प्रोसेस क्या हो आइसोथर्मल या बेटा प्रोसेस क्या हो साइक्लिक, दो केस में डेल्टा ई 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस या बेटा साइक्लिक प्रोसेस। तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू बेटा क्या होगा सेकेंड, मिला लो। Q बराबर KP इक्विलिब्रियम, A का बेटा थर्ड, B T डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। और यही बेटा अगर T डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, तब क्या होता है बेटा एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी घटनी चाहिए, ठीक। सी का बेटा क्या हो गया फर्स्ट और डी का बेटा सेकेंड, 83 का फर्स्ट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 80% इज 60, कैलकुलेट T, बहुत आसान बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का बेटा फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई अपने दिमाग पे जोर मत दीजिए कि ये वाला रिलेशन हमको याद है कि नहीं, सब क्वेश्चन सब रिलेशन बेटा इस फार्मूले से आए, तो आप इसी को याद रखो ना। अब देखो बेटा हाफ लाइफ निकाल दे, कहीं हाफ लाइफ नहीं है, तो के की जगह बेटा क्या लिख दो 0.693 बाई टी, 2.303। टी 80 बेटा दिया हुआ है, टी 80 बेटा कितना है 60 मिनट, लॉग इनिशियल 100 80 कंप्लीट, तो बचा कितना, ये बेटा 0.3 हो गया, 1/60 log 5, और ये बेटा 0.3 अपॉन टी हाफ हो गया। और आप सबको मालूम है
log 5 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0.7। तो देखो बेटा टी हाफ यहां से क्या आया 60 इंटू 0.3 अपॉन बेटा 0.7। तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया 180 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 84 का फर्स्ट। देखो इसका एटॉमिक नंबर बेटा अनिल यूनियम 101 है ये, अनिल ट्राइयम 103 है, अनिल हेक्सियम 106 है, बाइयम 112 है। तो देखो 101 मेंडेलियम होता है बेटा, ये सही है। अनिल ट्राइयम 103 बेटा ये गलत है, ये बेटा लॉरेंसियम होता है। इसका सही है बेटा 103 को लॉरेंसियम कहते हैं, ठीक है ना। अन हेक्सियम बेटा ये वाला सही है, और ये डर्मस्टियम बेटा 110 का होता है ये, ठीक, तो ये भी गलत है। अन बीएम बेटा को कहते हैं कॉपर कॉपर निकॉम। तो बेटा पहला मैचिंग सही है, तीसरी मैचिंग सही है, बी और डी गलत है, ठीक। 101, 103, 106, 112। नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑक्सीजन में बेटा 2 लोन पेयर होते हैं वाटर, SnCl2, SN बेटा 4th ग्रुप का है, 2 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, PCl5, फास्फोरस में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते, 5 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर। इसमें बेटा 1 हो गया, इसमें बेटा 2 हो गया, HCF4, 2 लोन पेयर। तो देख लो बेटा आंसर 2104, सॉरी 2102। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो किस टाइप का कंपाउंड है, MA3B3, रट लीजिए बेटा, आधे पेज का नोट्स बना लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमर शो करते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया बस उसी का बेटा आधा पेज का नोट्स बना लीजिए, डायरेक्ट देखते ही आंसर बता दीजिए। 2 बेटा ये आइसोमर बनाएगा, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे फेसियल, एक को क्या बोलेंगे मेरिडोनियल। 87 का बेटा थर्ड, ठीक है ना, 87 थर्ड। मोहर सॉल्ट सबको मालूम है बेटा क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2O, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटा थर्ड, इसमें कुछ है ही नहीं। बस ये याद रखना कि अगर बेटा इसकी रिएक्शन KMnO4 या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे, फेरस बेटा किस में जाएगा, फेरिक, एन फैक्टर बेटा क्या होगा 1, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट 392 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट भी बेटा 392 होता है। 89 डबल बॉन्ड इन कार्बन मॉलिक्यूल कंसिस्ट 2 पाई बॉन्ड, सही है बेटा। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py,
सिग्मा 2p(z). अब देखो बेटा कार्बन C2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ 2, तो देखो बेटा इसमें 2 2 2 2, कितने बचे? 4। फिर देखो 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है ना? तो देखो बेटा आपका कौन सा यूज हो रहा? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा, तो पाई बॉन्ड हो गया, सही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना? तो ये भी बेटा सही है, ये भी सही है, रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 90, देखो बेटा SiH4 जस्ट लाइक CCl4, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना? BF3 120 प्लेनर, अमोनिया sp3 यहाँ sp2 sp3 यहाँ बेटा टेट्राहेड्रल वाले से थोड़ा कम 107 H2S, इसमें बॉन्ड एंगल बेटा लगभग 92 होता है, लगभग बेटा 92 होता है। क्यों? देखो बेटा अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बेटा 107 हो। लेकिन जब अमोनिया से बेटा आप फॉस्फीन में जाते हो या वाटर से आप H2S में जाते हो, तो अमोनिया से जब फॉस्फीन में जाते हो या वाटर से बेटा, देखो वाटर में 107 है और आपके H2S में बेटा 92 है। ऐसी सिचुएशन बेटा PH3 में भी होती है, इसका भी लगभग 92 के आसपास होता है। वाटर में बेटा 107 नहीं 104.5 होता है, हालांकि वाटर यहाँ है नहीं, ठीक है ना? तो देखो बेटा NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, NH3 में जो NH बॉन्ड बने उसमें नाइट्रोजन हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, ऑक्सीजन में OH बॉन्ड बना है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। लेकिन PH3 में फास्फोरस बेटा अपना एटॉमिक ऑर्बिटल p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है, ये भी बेटा अपना एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल जब यूज होता है, ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है? 90 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोन पेयर भी है तो रिपल्सन होगा, तो ये 92 के आसपास लगभग आता है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ? BF3 SiH4 NH3H2S, 90 का बेटा थर्ड, ठीक है बेटा? तो ये जो आपका बेटा FST 68 था, जो आज बेटा आपका 1 मई को हुआ, उसका बेटा ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है। संजीव सर और हमने बेटा आपका ये डिस्कशन कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि पहली बात तो ये पेपर बहुत आसान है, इसी टाइप का आपको 2 मई को भी मिलेगा, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना, ऐसे ही पेपर बेटा आपको मिलेगा, ठीक है? छोटी मोटी जो भी आपकी बेटा क्यूरी होगी वो हम लोग के डिस्कशन से बेटा आपकी खत्म हो गई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।